ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन वो होंगे यहाँ पर जैसे कि आप सभी ने देखा होगा प्रीवियस काफी टाइम से हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक्स टू एडवांस हम लोग यहाँ पर बढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेस्ट आप लोगों का हो जाएगा कि किस तरीके से एनसीईआरटी की तैयारी, लाइक एनसीईआरटी मैथ्स की तैयारी हम लोगों की चल रही है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सारे ही क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, जैसे ही सिलेबस में आपसे पूछे गए हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आज के टेस्ट को रेडी किया गया है। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको यहाँ पर साधारण ब्याज का सही फॉर्मूला बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर टीचिंग पर ज्यादा जोर होता था, अब किस साधारण ब्याज यहाँ पर दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, मूलधन गुणित समय इंटू 100 डिवाइड बाय दर के, है ना। यदि आप इसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं, मूलधन हमारा प्रिंसिपल होता है, समय हम लोगों का टाइम, ठीक है, और दर रेट हो जाएगा, और साधारण ब्याज को हम लोग एसआई की टर्म्स में सिंपल इंटरेस्ट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तुम लोग 30 पे तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित समय इंटू 100 डिवाइड बाय मिश्रधन। तीसरा आपको मिश्रधन गुणित समय इंटू दर डिवाइड बाय मूलधन दिखा रहा है, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिखा रहा है यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। करेक्ट आंसर क्या होगा यदि एसआई के फॉर्मूले की बात की जाए तो पीआरटी डिवाइड बाय 100 होता है, मूलधन दर समय बटा 100। ठीक है, इसको अगर आप चेंज करना चाहें, मूलधन की वैल्यू निकालना चाहें तो 100 को इधर लेकर डिवाइड में आरटी कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आपसे क्वेश्चन बनता है तो बेसिक आपका जो है मूलधन वाला क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, दी गई संख्या को भिन्न रूप में आपको कन्वर्ट करना है। संख्या हमारे सामने है 0.0001। ठीक है, इसको भिन्न बनाना है। भिन्न बनाने के लिए हम लोग इसका दशमलव हटाएंगे। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए आप देखिए कि दशमलव के बाद पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। ठीक है, इससे लर्निंग 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो हम लोग 1 के पीछे कितनी जीरो लगा देंगे, कक्षा में 4 जीरो लगा देंगे। डैश के रूप जब में ये एक नॉर्मल संख्या बन चुकी है तो हम लोग इसको 1 मान सकते हैं, 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो 1 के पीछे कितनी जीरो वाला हो गया, 4 जीरो वाला हो गया। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसको यदि भिन्न में कन्वर्ट करना हुआ तो 1/10,000 हो जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, राइट। इस तरीके से कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। बुद्धिलब्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 आया है, उसका IQ 75 आया है, तो उसकी मानसिक आयु यहाँ पर क्या हो सकती है, क्या पूछा गया है। IQ का प्रश्न आपके मैथ्स में भी बनेगी क्योंकि मैथ्स आपका विद पेडागोजी आएगा, तो इस प्रकार की क्वेश्चन के लिए भी रेडी है ना। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, यानी कि मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। हमको प्रश्न में IQ दे रखा है, IQ कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। वो 16 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा यानी कि ये उसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि ये उसकी वास्तविक आयु को प्रदर्शित करेगा। वास्तविक आयु कितनी है, 16 साल का है, और हमें निकालना क्या है, मानसिक आयु। बस आप यहाँ पर इसको फिल कर दें। मानसिक अपन को पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। वास्तविक कितनी है हम लोगों की 16 है, ठीक है, इंटू 100, और ये किसके इक्वल है, 75 के जो भी प्रश्न में दे रखा है IQ कितना है, 75 25 से कट जाएगा, 25 100 25 या 75 4 से 4 बार कट जाएगा, है ना। तो ये 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो मानसिक आयु उस बच्चे की 12 वर्ष है। 16 साल का बच्चा है लेकिन व्यवहार उसका 12 साल के बच्चे का है। हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसका IQ जो है 75 आपको दिखाई रहा है, मतलब कि ये बिलो एवरेज इसको यहाँ पर बोला जा सकता है। सामान्य से निम्न इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि सामान्य बालक के लिए मिनिमम 90 तो होना ही चाहिए। 90 से 110 यदि होता है तो वो सामान्य बालक की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों का राइट आंसर बन गया वो बन गया 12 वर्ष का बच्चा है ना। ये 12 वर्ष के बच्चा जो है इसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 16 वर्ष है, तो IQ कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा, जिस भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, M और N दो धनात्मक पूर्णांक है। यदि M की पावर 36 है तो N की पावर M जो होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको यहाँ पर निकालना है। सॉल्व करिए क्वेश्चन को, क्या बनेगा यहाँ पर। चाइल्डहुड पीरियड 6 से 12 दोस्त बहुत ज्यादा महत्व होते हैं। यस, बच्चे आप इसको बिल्कुल आराम से सॉल्व करके देखें। M और N दो पूर्णांक आपको दे रखे हैं। M की पावर
n जो है वो आपको यहाँ पर 36 दे रखी है, तो n की पावर m आपको यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कंसीडर करें कि m की पावर n है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं घात के अंदर संख्या आनी चाहिए, पावर के अंदर संख्या आनी चाहिए। अब ये जो 36 होता है, किसी का स्क्वायर, किसी का क्यूब, किसी की पावर 4, किसी की पावर 5 हो सकता है क्या? तो देखो, इसको यदि हम लोग माने तो ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको हमने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया, जहाँ पर m था वहाँ पर हमने 6 लिख लिया, जहाँ पर n था वहाँ पर हमने 2 लिख लिया। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यदि हम लोग यहाँ पर तुलना करें, कंपैरिजन करें, ऐसा आप समझ सकते हो, तुलना करने पर या जब दो क्वांटिटी को आप कंपेयर करते हैं तो m किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर। n किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। अगर प्रश्न में आपसे पूछा होता कि m की वैल्यू निकालिए तो आप 6 निकाल देते, n की वैल्यू निकालिए तो आप 2 निकाल देते, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, ठीक है। हमसे पूछा है कि n की पावर m कितनी होगी। n कितना है? 2। इसकी पावर कितनी है? m। तो हम लोग यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। जब हम लोग 2 को 6 बार लिखते हैं, ये 5 और ये 6, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो n की पावर m की वैल्यू कितनी आ गई? n की पावर m की वैल्यू आ गई यहाँ पर 64, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक बार से और देख ले, यदि ये m n में कन्फ्यूजन है, m की पावर n 36 दे रखी और 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 6, n की वैल्यू यहाँ पर आ गई, तुलना करने पर राशि का तुलना कर लिया, और ये जो यहाँ पर घात थी इसकी तुलना हम लोगों ने कर ली है, ठीक है। अब हमको प्रश्न में पूछा था कि आप n की पावर m निकाल कर बताइए, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 2 4 8 16 32 64। ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 64 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर रखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 4 7 1 3 5, ठीक है, ये संख्या है। इसमें आपको क्या करना है? 7 का स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का डिफरेंस निकालना है। देखो, स्थानीय मान और जाति मान करके आपके सिलेबस के अंदर है, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। तो ये देखो, स्थानीय मान बेसिक हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए उसके पीछे के जितने अंक हैं वहाँ पर हम लोग 0 लगा देते हैं। जैसे कि हम लोगों को बोला कि यहाँ पर हम लोग एक संख्या मान लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया कि एक 1124 है। 1124 में आप जो 24 है या फिर जो 2 है, इसका स्थानीय मान निकालिए, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? बोल सकते हैं कि 20 हो जाएगा। यदि बोला जाए कि इसका जातीय मान निकालिए, तो जातीय मान क्या हो जाएगा? जो संख्या है वो खुद उसका एक जातीय मान होती है, तो उसका जातीय मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 वैल्यू निकालनी होती है, स्थानीय और जातीय करके। अब हमको जो प्रश्न दिया गया है 6 4 7 1 3 और 5, इसमें से एक तो आपको 7 का स्थानीय मान निकालना है और एक आपको 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो 7 का कितना होगा? 7 के पीछे कितने अंक है? 3 अंक है, तो हम लोग 3 0 लगा देते हैं। 3 के पीछे कितने अंक है? 1 अंक है, तो इस 1 अंक की 1 0 लग गई, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इनका अंतर क्या होगा, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 7000। 7000 में से आप 30 को घटाइए, 100 में से 30 गए तो 70 और ये 69 हो जाएगा, है ना। तो ये 6970 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, ओके। ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। और अगर ये पूछ लिया जाता कि स्थानीय ना पूछते हुए वो जाति पूछ लेता कि 7 और 3 के जातीय मानों का अंतर, तो यहाँ पर वही संख्या है हम लोगों के पास 7 6 4 7 1 3 5। 7 का जातीय मान 7 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अगर ये जातीय पूछता तो आंसर 4 था, और स्थानीय पूछेगा तो डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसने आपसे ये पूछा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 314 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर आप पाई का मान 3.14 यदि कंसीडर करें तो वृत्त का व्यास क्या होगा, ठीक है। तो हमको पता है वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमको प्रश्न में क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है 314। पाई की वैल्यू भी उन्होंने दे दी कि आप 3.14 रखोगे तो सही रहेगा, ठीक है, हमने वही रख दी। आर स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। आर स्क्वायर, अब ये 314 के डिवाइड में इसको लेकर आ जाए 3.14, जब दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 0 लग जाएगी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 314 से 314 कट गया, कितना बचा? 100, ठीक है। आर स्क्वायर, ये 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ऑप्शन में 10 भी है, लेकिन ये आंसर गलत होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कि आप वृत्त का व्यास निकालें, है ना। वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या का 2 गुना कर दे, त्रिज्या 10 है, इसका 2 गुना आप कर सकते हैं,
10 दूना कितना हो जाएगा 20। तो वृत्त का व्यास कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा, राइट। बस वही फॉर्मूला लगाया हमने, 314 जो है 3.14 के इक्वल है, तो यहाँ से r की वैल्यू आपकी आ गई 10 और इसको अपन ने कर दिया 2r यानी कि 20, जिससे आपकी व्यास यानी कि d की वैल्यू निकल गई। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मोहन 300 रुपये कर्ज के रूप में सोहन को 2 वर्षों के लिए देता है और 2 वर्षों के बाद 72 रुपीज़ ब्याज चाहता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ये आपका वही जो पहला प्रश्न हम लोगों ने किया था साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। मूलधन दर समय, मतलब मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 जो है हमारे साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। प्रश्न में क्या क्या दे रखा है? 72 रुपीज़ का साधारण ब्याज दे रखा है। मूलधन कितना है? 300 रुपये का पैसा दे रहा है, मतलब 300 रुपये उसका प्रिंसिपल है। दर हम लोगों को नहीं पता है क्योंकि यही चीज़ हम लोगों को निकालनी है और ऑप्शन आप देख सकते हैं परसेंटेज के अंदर है, मतलब दर है, ठीक है। समय कितना है यहाँ पर आपको दे रखा है, लिखा हुआ 2 वर्ष, तो ये आपके 2 वर्ष है। सूत्र के अनुसार आपको नीचे लिखना पड़ेगा इसके 100, ठीक है। तो अब आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। 72 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 300 और 2, और इसको अगर हमने हल कर लिया तो हमारी आर की वैल्यू यानी कि दर निकल कर आ जाएगी। 2 0 से 2 0 काट लेते हैं, 3 से ये कट जाएगा 24 बार, 2 से ये कट जाएगा 12 बार, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 12%। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी कि दर कितना है? दर हम लोगों की आ गई है 12%। हमने क्या किया? 72 इंटू 100 डिवाइड बाय 300 और समय कितना था? 2 वर्ष का था, तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये रहा आपका 2 वर्ष। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि एक टीम ने 20 खेलों में से 80% खेल को जीत लिया है, तो उसने कितने खेल हारे हैं, ठीक है। तो इसको देखो, आप देखने से पता कर सकते हो कि अगर 20 में से 80% बंदा खेल जीत चुका है तो वो 20% ही हारा होगा। अब 20 का 20% कितना होता है? 20 का 20% 4 होता है, लेकिन हम लोग इसको पूरा बेसिक से सॉल्व करते हैं। जैसे टोटल मैच कितने थे? टोटल मैच यहाँ पर 20 है, ठीक है। जो जीते गए हैं वो कितने हैं? 80% है, और जो हारे गए हैं वो कितने हैं? 20% है। तो बस इसकी वैल्यू निकाल लो। 20 का 20% कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कट जाएगी, मतलब 4 तो हम लोग हार चुके हैं और जीते कितने हैं? तो 20 का 80% यानी कि 16 मैच हम लोग जीत चुके हैं। 16 मैच जीत चुके हैं और 4 मैच जो है हम लोग यहाँ पर हार चुके। प्रश्न में यही पूछा गया था कितने हारे हो, तो 4 मैच यहाँ पर हार चुके हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि 5वीं कक्षा का एक छात्र मोहन 5 + 4 = 20 लिखता है, मतलब ये बच्चा क्या कर रहा है? 5 + 4 को 20 लिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह बच्चा क्या है? मतलब अगर बच्चा ऐसी गलती कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहला है कि इस बच्चे को गणित का ज्ञान नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है जोड़ का ज्ञान नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने लिखने का ज्ञान नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने पढ़ने का ज्ञान नहीं है। देखो, बच्चे को करने को बोला गया था जोड़, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5 + 4 कितना होता है? 5 + 4 9 होता है, लेकिन बच्चे ने गलती से यहाँ पर गुणा करके इसको 20 लिख दिया है, यानी कि बच्चे को अभी तक जोड़ का ज्ञान यानी कि जो योगात्मक समझ होती है वो बच्चे की अभी तक विकसित नहीं हुई है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग -4/5 है। यदि एक संख्या -7/20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। ये आपको निकालना है, आप इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। योग की बात करी गई है और दूसरी संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई भी 2 संख्याएं होगी, एक को मान लेते हैं हम लोग a और एक को मान लेते हैं हम लोग b, ठीक है। ये 2 संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? -4/5। मान लो कोई भी एक संख्या, यदि एक संख्या मतलब पहली संख्या यदि 7/20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ये b की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर निकालनी है। तो इस 7/20 को उधर लेकर जाइए, ये 4/5 पहले से है, ठीक है। ये माइनस का है तो उधर जाकर काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो बस b की वैल्यू निकालना है। आप क्या करेंगे? यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 5 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -16
प्लस ये कितना हो जाएगा 7, 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, लेकिन 16 बड़ा है 7 से, तो आंसर आपका माइनस में आएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, -9/20। दो संख्या है जिसमें से पहली संख्या -7/20 है, दूसरी हम लोगों ने निकाल ली 9/20, है ना। तो ये आपका आ गया। इन दोनों को यदि आप जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे, लाइक -16/20 करते तो ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 और 5 20, और ये माइनस है, ये -4/5 आपका क्रॉस चेक भी हो गया कि आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। क्या किया हमने इसके अंदर, पहले दो संख्या लिखी, a + b बराबर -4/5, एक की वैल्यू हमने रख दी 7/20, फिर हमने b को देखा, b की वैल्यू इन दोनों को जोड़कर -4/5 निकाला, राइट। एक को उधर लेकर गए, प्लस माइनस का देखा हमने, बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी राशि पर 8 महीने का ब्याज 6.25 वार्षिक दर से 37.5 रुपये हो जाएगा। अपन को यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, राशि निकालनी है, मूलधन निकालना है। वही फॉर्मूला लगेगा, PRT / 100। SI कितना दे रखा है, वार्षिक दर से कितना रुपए हो जाता है, ये 37.5 रुपये का ब्याज हो जाएगा। P की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, R की वैल्यू पता है 6.25, महीने कितने हैं 8, लेकिन ये जो रहता है ये वर्ष के अंदर रहता है। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, ठीक है। तो 8 महीने हम लोग ले रहे हैं, तो इसको हम लोग 8/12 लिख सकते हैं, राइट। ये 8/12 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर साल हो जाएंगे। डिवाइड बाय कितना है, 100 है, ठीक है। इसकी दशमलव हटा देते हैं, नीचे 2 बार 100 लग जाएगा, और इसके लगाएंगे तो ये 2 बार 100 हो गया, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 100 से ये 100 कट गया, क्या क्या चीज़ें बची हुई है इसको एक बार से लिख लेते हैं, 3750, ठीक है। इस क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, इस 100 को और इस 12 को ऊपर लेकर चले जाते हैं, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, ये 625 बचेगा और 8 बचेगा। अगर इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे मूलधन की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। सॉल्व करिए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये कट जाएगा 25 से, है ना, 25 बार 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये 25 से कट जाएगा 4 बार, ये 4 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कट जाएगा आपका 6 बार, 2 छंग 12। और ये देख लेते हैं 25 से कट जाना चाहिए, 25 से कम 25, 12 बचेंगे, 25 5 125, ठीक है। तो ये कितना बच रहा है, ये 150 × 6 बच रहा है, 4 को हमने काट लिया था, है ना। तो ये कितना आ गया आपका 900 रुपये। मूलधन की वैल्यू कितनी आ गई, मूलधन की वैल्यू आ गई 900 रुपये, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। देखो एक बार सोर कर लेते हैं, SI की वैल्यू कितनी होती है, मूलधन दर गुणित समय बटा 100। SI आपको दे रखा है 37.50 रुपये, मूलधन आपको नहीं पता है, आपको दर पता है, और आपको समय पता है 8/12 वर्ष, ठीक है। तो बस आपको इसको सॉल्व ही करना था। आप चाहे तो यहीं से काटो, दिख रहा है 2 0 इधर भी है, दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है, तो वो 100 से 100 वैसे ही कट जाएगा, है ना। तो ये 25 से 25 बार कट गया, 25 से 4 बार कट गया, 25 से आप इसको काट सकते हैं, 25 5 125, 150 बार, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 150 × 6 बच रहा है। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 रुपये, ठीक है। ये कैलकुलेशन जो होते हैं हम लोग ये कट पीट करते हैं, अपने अपने हिसाब से करें। आप चाहे तो उसको 5 से कट करें, है ना, जैसे भी आपको सही लगता हो, जहाँ पर एरर ना आए, मिस्टेक ना आए, उस हिसाब से कर सकते हैं। चलो अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। 16 ग्राम सोने में कितना तांबा मिलाया जाए, मतलब सोना हम लोगों के पास कितना पड़ा हुआ है, 16 ग्राम पड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें कितना तांबा मिलाना है, हमने तांबा नहीं मिलाया है, हम लोग उसमें कुछ एरर, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें मिला रहे हैं जिससे उसका वजन बढ़ जाए। तांबा कितना मिलाया जाए कि तांबे और सोने का जो अनुपात है वो 5:2 हो जाए। सोने का अनुपात 5 और तांबे का अनुपात 2, ठीक है। तो ये सोना प्लस तांबा कितना अनुपात चाहिए हम लोगों को, 5:2 चाहिए, ठीक है। सोना कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, कुछ तांबे की मात्रा मिलानी है, किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 5/2 के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। 16 दूना 32/5 आ जाएगा, क्योंकि 16 का 2 में गुणा कर लेंगे और 5x होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 अंक 30, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 6.4 ग्राम जो है हमें यहाँ पर तांबा मिलाना पड़ेगा 5:2 का अनुपात बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आया कैसे क्या, देखो बिल्कुल बेसिक सा था, इसमें कुछ ऐड नहीं करना था। 16 ग्राम हमारे पास सोना है, कुछ तांबे की मात्रा मिलानी जो कि हमको नहीं पता है कि कितनी मिलानी है, और अनुपात हम लोगों को बताना है कि 5:2 का अनुपात बन जाए।
तो हमने क्या करा, 16 का 2 में गुणा कर लिया, 5 का x में गुणा कर लिया, 16 दूना 32, 5 इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.4 ग्राम, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, राइट। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं, ये आपका धारा वाला प्रश्न है, नाव व धारा वाला। शांत जल में एक नाव की चाल जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग, धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। देखो स्पीड ऑफ बोट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका कुछ ऐसे आप जैसे भी इसको लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, जैसे एस पी लिखा है, मतलब एस का मतलब हो गया स्पीड ऑफ बोट, मतलब नाव की चाल कितनी है, ये ऐसे, क्योंकि हम लोगों को पूरा ना लिखना पड़े इसलिए हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये आर मतलब स्ट्रिप ऑफ रिवर, मतलब धारा की चाल यदि हम लोग बात करें तो धारा की चाल कितनी है यहाँ पर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम लोग धारा की दिशा में जा रहे होते हैं तो ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड जुड़ जाती है, तो ये कितने हो जाएंगे, 13 + 4 यानी कि 17। लेकिन यदि हम लोग धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो ये माइनस हो जाता है ना, तो ये 9 हो जाएगा। हमसे प्रश्न में क्या पूछा हुआ है वो देख लेते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी कितनी दे रखी है, 68 किलोमीटर की, है ना, और कितना समय लगेगा धारा की दिशा में जाने में, मतलब नाव की चाल तो जुड़ेगी लेकिन धारा के प्रवाह के कारण उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों चालों को जोड़ दीजिए, यानी कि 68/17, यानी कि 4 घंटे यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं लगेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हम लोगों को निकालना था और स्पीड हम लोगों ने यहाँ से देख ली कि धारा की चाल प्लस नाव की चाल कितनी हो जाएगी, टोटल 17। तो ये कितने घंटे आंसर आ जाएगा, 4 घंटे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक बार से और हम लोग इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो स्पीड ऑफ बोट कितनी दे रखी है, 13, स्पीड ऑफ रिवर कितना दे रखा है, 4, है ना, और 68 किलोमीटर की दूरी तय करना है, और कौन सी दिशा में जाना है, धारा की दिशा में जाना है। जब आप धारा की दिशा में जा रहे होते हो ना, तो ये दोनों चालें जो होती है वो जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये कितनी जुड़ जाएगी, 13 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, 13 और 4 17, यानी कि 4 घंटे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि सेम दूरी यानी 68 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में आपको चलना है, तो आप इसको क्या करते, माइनस कर देते, क्योंकि धारा का प्रवाह उल्टा है तो नाव चलाने में कठिनाई होगी तो समय अधिक लगेगा, ठीक है। तो ये 68 किलोमीटर की दूरी 13 - 4 की स्पीड से चलेगा, यानी 68 और 13 में से 4 गए तो 9, 7 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि धारा की दिशा में जाने में लगभग 7.5 घंटे लगेंगे, और धारा की दिशा में जाने में व्यक्ति को कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ओके। इस तरीके से हम लोग ये नाव धारा वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, ठीक है, कितने डिग्री का होगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। तीनों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 होते हैं, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है, ठीक है। तो ये 60-60 डिग्री के यहाँ पर कितने कोण बनेंगे, 60-60 के यहाँ पर 3 कोण बनेंगे, राइट है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा की लंबाई यहाँ पर क्या होगी। देखो आयतन कितना दे रखा है, 512 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको पता है कि जो घन का आयतन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ यानी a की घात 3। आपको अभी 512 दे रखा है और आपको निकालना है कि 512 किसका क्यूब होता है। 512 होता है 8 का क्यूब, क्योंकि 8 × 8 × 8 आप करते हैं, 8 8 64 होता है, और 64 का 8 में आप गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 512। लगभग 30 तक के स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, और 20 तक का क्यूब आपको बिल्कुल एक्यूरेट मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, तभी आप स्पीड के साथ मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 512 किसका क्यूब होता है, 8 का। तो अगर आपको ये क्यूब पता होता और फॉर्मूला यदि आपको याद था तो आपको लिखने की इसको ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही दिखा एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, आपको याद आया कि घन का आयतन का फॉर्मूला a³ होता है, 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। तो ये विदिन 2 सेकेंड आप इस पर टिक कर सकते थे, है ना। तो एक बार से बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें, हो जाएगी चीज़ें याद। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। घन का विकर्ण आपको यहाँ पर दे रखा है
8√3 सेंटीमीटर, राइट। 8√3 दे रखा है। अब हमें पता है कि घन का जो विकर्ण है उसका फॉर्मूला क्या होता है। घन का जो विकर्ण होता है वो भुजा √3 यानी a√3 के बराबर होता है। हमको प्रश्न में 8√3 दे रखा है। 8√3 कितने के बराबर है, a√3 के। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या √3 से √3 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू यहाँ पर आ गई 8, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, विकर्ण की लंबाई 8√3 है तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 8 हो जाएगी। फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है, a√3 लगाना है। a√3 बराबर है 8√3 के, √3 से √3 कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8। ओके, चलो अगले प्रश्न को बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है संख्या 5, 3, 9, 4, इसमें 3 के स्थानीय मान और 9 के जातीय मान का योग क्या होगा। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी कुछ इस तरीके से ही था, उसमें स्थानीय मानों का अंतर निकाला था, है ना। अब आपको स्थानीय मान और जातीय मान दोनों निकालने और अब की बार आपको योग करना है। ठीक है, तो आप प्रश्न को पढ़ें और आराम से इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। संख्या हम लोगों को क्या दे रखी है, 5, 3, 9 और 4। निकालिए क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है इसका। आलस का विलोम कर्मण्य हो जाता है। ये बहुत महीन सी बात है, कई बार पूछा गया आपकी परीक्षाओं में। प्रश्न होता है आपका यहाँ देखो स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। यदि इस संख्या का हम लोगों को बोला जाए कि स्थानीय मान कितना होगा, 3 का, है ना। तो 3 का स्थानीय मान हम लोग लिख सकते हैं 300 होगा, क्योंकि 3 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। यदि हम लोग बोले इसका जातीय मान निकालिए, किसका, 9 का। ये स्थानीय मान 3 का और जातीय मान 9 का। हमेशा अपनी खुद की संख्या खुद होती है, तो इसका कितना हो गया, 9 हो गया। अब हम लोगों को बोला है कि इन दोनों का योग करिए, यानी कि 300 + 9 कितना हो जाएगा, 309 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, योग बोला था, घटाने को बोलता तो हम लोग इसमें से 300 में से 9 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यही बोला था कि स्थानीय मान और 9 के जातीय मान का योग कितना होगा, तो ये होगा आपका 309। ओके, तो ये आज कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। 17 क्वेश्चन आज के सेशन में कंप्लीट किए हैं। स्कोर आप सभी अपना शेयर करिए, बिल्कुल बेसिक से लिए गए थे। जो भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है उन्हीं को आज के सेशन में हम लोगों ने क्विज़ के अंदर ऐड किया है। ठीक है, स्कोर अपना ज़रूर से शेयर करें ताकि आइडिया लगे कि हम लोग लेवल इंक्रीज़ करें या फिर इसी लेवल का चलने दें। ओके, सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग 6 PM मैथ्स सेशन में। मैथ्स पेडागोजी हम लोग शाम को कंप्लीट करेंगे, तो वो सेशन आप ज़रूर से अटेंड करें, वो सेशन आपका लाइव रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।